हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगी दैट इज बेन्स लिमिट प्राइस थियरी। अब यहाँ पे ये जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है बेन्स लिमिट प्राइस थियरी, ये हमारा टॉपिक बनता है मार्केट स्ट्रक्चर का। और इनफैक्ट इस टॉपिक से 2016 के अंदर 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पेपर में। तो वहां से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि अगर पीवाईक्यू कोई पूछा गया है तो हम उसको कवर करें। तो वहां पे 2016 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि आप लोग बेन्स लिमिट प्राइस थियरी के बारे में बताइए। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान है और स्किप करने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को कवर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही जब भी आपको ये वीडियोस वैल्यूएबल लगती है देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड ऑल्सो शेयर योर फीडबैक। अब बेन्स लिमिट प्राइस थियरी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अभी आपको मैंने बोला हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर पे जब भी हम बात करते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर में मेजरली हम लोग चार टाइप्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से, आप लोग जहां पे भी बैठे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। नंबर वन, हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन। नंबर टू, हम किसके बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट मोनोपोली। नंबर थ्री, हम किसके बारे में देखते हैं, हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में देखते हैं। और नंबर फोर, हम किसके बारे में देखते हैं, हम देखते हैं ओलिगोपोली के बारे में। अब आज की जो हमारी पर्टिकुलर क्लास है दैट इज बेन्स लिमिट प्राइस थियरी, वहां पे हम इसमें से कौन से मार्केट स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, हम यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोलिगोपोली में बात करेंगे। आप सबको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर होता है, जहां पे प्राइसेस क्या होते हैं, प्राइसेस आर लोअर, प्राइसेस बहुत कम होते हैं अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। क्योंकि आप लोग जानते हैं फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन हम क्या क्या बोलते थे। अंडर परफेक्ट कंपटीशन हमारा जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है। अगर आप हाई प्राइस चार्ज करोगे मतलब आपका जो कस्टमर है वो शिफ्ट कर जाएगा आपसे किसी और सेलर की तरफ, क्योंकि अब आपके प्राइसेस ज्यादा हो गए हैं और प्रोडक्ट तो आप सेम प्रोवाइड कर रहे हो। तो इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइसेस क्या होते हैं, लोअर होते हैं। और मोनोपोली के बारे में अगर हम बात करें तो मोनोपोली एक इस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहां पे प्राइसेस क्या होते हैं, प्राइसेस हाइयर होते हैं। मोनोपोली में जो मोनोपोलिस्ट है वो क्या है, ही इज अ प्राइस मेकर। तो वो प्राइस मेकर है जिसकी वजह से वो जो प्राइस चाहे वो प्राइस सेट कर सकता है। तो मोनोपोलिस्ट क्या है, प्राइस मेकर। और यहाँ पे मैं आपको यही पॉइंट बताना चाह रही हूँ, अंडर मोनोपोली प्राइसेस क्या होंगे, आर हाइयर एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट्स। तो यहाँ पे प्राइस मेकर भी है और प्राइसेस क्या होंगे, हाईएस्ट। अगर हम सारी मार्केट स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे प्राइसेस क्या होंगे, हाइयर होंगे एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। अब अंडर द बेन्स लिमिट प्राइस थियरी हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में देखेंगे, हम ओलिगोपोली के बारे में देखेंगे। इनफैक्ट मैंने जो आपके साथ कुर्नॉट मॉडल, बर्ट्रैंड या स्टेकलबर्ग जो आपके साथ डिस्कस किया था, इनफैक्ट एडवर्ड भी जब डिस्कस किया था तो हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग वहां पे बोलते थे इन दोस मॉडल कि हम लोग क्या करते थे, हम लोग डिसाइड करते थे कि मार्केट के अंदर प्राइसेस क्या रहने वाले हैं। हम यही चीज डिसाइड करते थे कि क्या प्राइसेस होंगे मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आपने वहां पे देखा होगा इन केस ऑफ एजवर्थ, जो कल की क्लास थी हमारी एजवर्थ पे, आपको थोड़ा क्लियर याद होगा। आई होप आपने देखी है, अगर आपने नहीं देखी है आई रिक्वेस्ट कि आप वो क्लास देखकर आज की क्लास देख। अब एजवर्थ मॉडल में हम लोगों ने क्या बोला, हमने सीधे बोल दिया कि मॉडल पे हम दुओपोली के बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉट ने भी यही बोला, बर्ट्रैंड ने भी यही बोला कि डुओपोली के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है वहां पे हमारे पास क्या है, वी हैव टू फर्म्स इन द मार्केट। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा इन केस ऑफ ओलिगोपोली हम लोग बेशक बोलते हैं फ्यू फर्म्स हैं, हम लोग बेशक बोलते हैं कि यहाँ पे एंट्री जो है वो बहुत आसान नहीं है।
लेकिन स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि न्यू जो एंट्रेंट है वो क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है मार्केट के अंदर। तो देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि जो आपका न्यू फर्म है इट कैन एंटर द मार्केट, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो जो हमारी बीन्स लिमिट प्राइस थियरी है उसने इसी पॉसिबिलिटी पे फोकस किया। इन्होंने बोला कि जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम ओलिगोपोली के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि न्यू फर्म एंटर कर सकती है मार्केट में। अब यहाँ पे जितनी भी हमारी एग्जिस्टिंग फर्म्स है जो काम कर रही हैं, ठीक है, इन केस ऑफ ओलिगोपोली हमारे पास फ्यू फर्म्स होंगी, और इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एज कंपेयर टू ओलिगोपोली हमारे पास काफी सारी फर्म्स होती हैं। तो यहाँ पे हम लिमिट प्राइस थियरी में इसी के बारे में बात करते हैं कि चाहे ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर हो चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर हो, इन दोनों में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि न्यू फर्म जो है वो एंटर कर सकती है, न्यू फर्म्स कैन एंटर। अब जो हमारा यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्लेयर बैठा है वो क्या चाहेगा कि आप लोग मुझे बताना इसका आंसर हाँ या ना में। अब आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा एग्जिस्टिंग प्लेयर है मार्केट के अंदर जो बैठा हुआ है, जो फर्म ऑलरेडी सप्लाई कर रही है, क्या वो चाहेगी कि जो न्यू फर्म्स है वो मार्केट के अंदर एंटर हो? वो नहीं चाहेगी। द एग्जिस्टिंग फर्म डू नॉट वांट कि न्यू फर्म्स एंटर करे, क्योंकि अगर न्यू फर्म्स एंटर करेंगी तो यहाँ पे इनका मार्केट शेयर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अब वो अगर एंटर करेगी तो कुछ परसेंट ऑफ सप्लाई तो न्यू फर्म पे करने वाली है। तो हमारे यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो नहीं चाहती कि न्यू फर्म्स एंटर करे। तो यहाँ पे जो मेजर क्रक्स है वो यही है कि किस तरीके से इन न्यू फर्म्स को हम एंटर करने से रोकें। ठीक है, तो यहाँ तक आप, आई होप आपको समझ आया कि बेसिक आइडिया क्या है। क्योंकि जब भी हम कोई थियरी पढ़ते हैं तो बेसिक आइडिया के बेसिस पे ही हमें समझना पड़ेगा, लिंकेज ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो न्यू फर्म्स को एंटर करने से रोकना है। तो इसी को रोकने के लिए अब यहाँ पे एक प्राइस आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज लिमिट प्राइस। क्या बोलेंगे हम इसको? लिमिट प्राइस। तो कहीं ना कहीं अब आप लिंक कर पा रहे होंगे कि हमारे जो टॉपिक का नाम था, क्या टॉपिक का नाम था? बेन्स लिमिट प्राइस थियरी। तो यहाँ पे लिमिट प्राइस थियरी में बेन्स क्या बोलना चाह रही है कि हमें एक ऐसा प्राइस सेट करना पड़ेगा जो क्या करेगा, जो डेटर करेगा, जो स्टॉप करेगा टू न्यू फर्म्स टू एंटर इन द मार्केट। आई होप एक बेसिक आइडिया हो गया आपको। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को ये पढ़ा देती हूँ, इसके बाद की पॉइंट जितने भी हैं सारे आराम से डिस्कस करेंगे। Bain's limit price theory proposed by economist Joe S. Bain in the 1950s is a concept in industrial organization and microeconomics that deal with the strategic behavior of firms in a monopoly or an oligopoly market। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी मोनोपोली नहीं है, इट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, माय बैड। तो आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना, इट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली मार्केट। The theory focuses on how an incumbent firm क्या होती है? जो existing, जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और फर्म्स इन अ मार्केट कैन डेटर का मतलब स्टॉप न्यू एंट्रेंस by setting prices at a certain level known as the limit price। अभी मैं आपको क्लियर करूंगी कि लिमिट प्राइस एक्चुअली है क्या, which is lower than the profit maximizing monopoly price but high enough to maintain profitability for the incumbent। अब यहाँ पे जो मेरे को आपको समझाना था दैट इज कि लिमिट प्राइस, एक ऐसा प्राइस सेट किया जाएगा जो न्यू फर्म्स को रोकेंगी कि आप एंटर नहीं करो, आपके लिए इट इज नॉट प्रॉफिटेबल टू एंटर द न्यू मार्केट्स। ठीक है, टू एंटर द एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू फर्म्स को इस प्राइस से ये सिग्नल दिया जा रहा है कि अगर आप एंटर करेंगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो ये स्टॉप करेगा किसको? स्टॉप करेगा न्यू फर्म्स को या डेटर करेगा न्यू फर्म्स को, लेकिन साइमल्टेनियसली ये प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करेगा फॉर द एग्जिस्टिंग फर्म। अब इसी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि लिमिट प्राइस होना क्या चाहिए।
अब यहाँ पे जब भी न्यू फर्म कोई एंटर करेगी तो वो अपने क्या देखेगी, वो अपनी कॉस्ट देखेगी। और यहाँ पे ये वो प्राइस है जहां पे हम क्या देख रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखते, हम क्या देख रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं। बेसिकली अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है, अगर वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगी और वो इस समय लिमिट प्राइस के ऊपर भी प्राइस सेट कर ले, लेकिन थोड़े टाइम बाद लॉन्ग टर्म में क्या होगा, न्यू फर्म्स एंटर करेंगी और इनकी जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी है वो इरोड करेगी, और हम लोग क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ लॉन्ग रन ये लोग प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगे, यही बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो बेसिक चीज है समझने की, वो क्या है, फोकस किस पे है, फोकस इज ऑन लॉन्ग रन प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस को नहीं नहीं डिसाइड कर सकते, हम बहुत ज्यादा हाई प्राइस जो है उसको नहीं, उसमें नहीं गुड्स को सेल कर सकते, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हाई प्राइस में रखेंगे, बहुत ज्यादा हाई प्राइस में रखने का मतलब हम कौन सा प्राइस सेट कर रहे हैं, हम मोनोपोली प्राइस सेट करेंगे। हो सकता है यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो हो सकती है कि जो फर्म्स है वो क्या करे, वो कोल्यूजन बना दे, कार्टेल बना दे, ग्रुप बना दे, और आपस में मिलकर सोचे कि हम, लेट से ये हाईएस्ट प्राइस है, एक पेन को सेल करने का हाईएस्ट प्राइस है 50 रुपी पर पेन, अगर ये 50 रुपए पर पेन रख दे तो ये क्या है, हाईएस्ट प्राइस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मोनोपोली प्राइस। तो अगर इस पॉसिबिलिटी से जाए तो यहाँ पे ये क्या दे रही है, शॉर्ट टर्म में तो ये प्रॉफिटेबल होंगी, बहुत ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट्स कमाएंगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेंगी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दे दी, एक स्पेस दे दी, किसको स्पेस दे दी, अदर फर्म्स को टू एंटर। लेकिन बेन्स ने क्या बोला, बेन्स बोलते हैं कि लिमिट प्राइस थियरी में हमें क्या करना है, हमें ये स्पेस नहीं प्रोवाइड करनी। तो ये क्या करेंगे इन्होंने, इंस्टेड ऑफ मोनोपोली प्राइस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा प्राइस सेट करना पड़ेगा जो मोनोपोली प्राइस से क्या होगा, कम होगा। मतलब फॉर श्योर हम लोग कहाँ पे होंगे, हम कहीं 50 और 0 के बीच में होंगे। लेट से जो आपकी न्यू फर्म्स है जो एंटर कर सकती है, अब उनके लिए प्राइस क्या है, वो क्या मैक्सिमम वो कितना प्राइस सेट कर सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन देयर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। क्योंकि आपको पता है ना, जब हमने मार्केट स्ट्रक्चर में मोनोपोली पढ़ा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ा, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एआर और एसी को देखते थे, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को देखते थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, उन जो बाहर है फर्म, न्यू फर्म्स है, उनका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट देखेंगे, प्राइस एट द मोस्ट कितना हो सकता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब आप में से काफी लोग बोलेंगे कि हम लोग मोनोपोली से तो नीचे आ गए, लेकिन प्राइस कितना सेट किया हमने, जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है फॉर द न्यू फर्म, जो मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होगा फॉर द न्यू फर्म्स, उतना प्राइस सेट करेंगे। अब आप में से काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, अगर इस प्राइस को हम लिमिट प्राइस बोलें, अभी मैं डेफिनेशन भी लिखवाऊंगी आपको थोड़ी देर में, सो डोंट वरी, थोड़ा सा क्लैरिटी पे फोकस करते हैं। तो अगर हम इस प्राइस को लिमिट प्राइस कह रहे हैं तो काफी सारी न्यू फर्म्स क्या करेंगी, दे विल एंटर, क्योंकि अगर इस समय वो प्रॉफिटेबल नहीं भी हो रही, आफ्टर 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, देयर इज अ चांस कि वो प्रॉफिटेबल हो सकती है। लेकिन आप ये सोचिए कि अभी अगर मार्केट के अंदर 3 फर्म्स थी और वो लोग क्या कर रहे थे, दे कैटर द मार्केट डिमांड, ठीक है, मार्केट डिमांड को ये लोग कैटर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही न्यू फर्म एंटर की, मतलब एक फर्म और आती है तो 4 फर्म्स होगी, अब मार्केट डिमांड तो उतनी ही है, प्रोडक्ट ज्यादा आगे, जब न्यू फर्म आएंगी तो प्राइसेस कम होगा, और कम प्राइस में क्या होगा, कम प्राइस के अंदर क्या होने वाला है, डिमांड ज्यादा होने वाली है, और जब न्यू फर्म आ रही है उसको भी सप्लाई करना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, किसको, कस्टमर को, कि आप हमसे लो तो प्राइसेस विल गो फर्दर डाउन, प्राइसेस क्या हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे, और उनके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से भी फर्दर प्राइस नीचे चला जाएगा। ये तो लिमिट प्राइस था, लेकिन यहाँ पे फॉर श्योर क्या होगा, लॉन्ग रन के अंदर वो प्राइसेस और कम हो जाएंगे, बिकॉज न्यू फर्म्स आ रही है, सप्लाई इंक्रीज हो गया, और उस चीज को सेल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से लॉ ऑफ डिमांड को यूज करना पड़ेगा,
और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर आपको ज्यादा चीजें बेचनी है, आप चाहते हो कि डिमांड ज्यादा हो, तो उसके लिए यू शुड डिक्रीज द प्राइस, तो प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, तो प्राइस लिमिट प्राइस से भी कम हो जाएगा अगर न्यू फर्म्स एंटर करेंगी। और न्यू फर्म्स को पता है कि इस तरीके की पॉसिबिलिटी होंगी होगी, तो दैट्स वाई वो एंटर नहीं करती है इस प्राइस पे। क्लियर? तो दिस इज द लिमिट प्राइस। तो अभी मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ लिमिट प्राइस की। और अगर अभी तक जो भी हम लोगों ने समझा, फिर भी कोई आपको डाउट है, आप फ्री होकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जब भी आप लेक्चर्स देखते हैं, प्लीज शेयर योर फीडबैक सो दैट हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ बेटर मिल सके। अब यहाँ पे अभी तक आपको समझ आया कि हम लोगों ने क्या बोला? हम लोगों ने बोला कि किस तरीके से हम फर्म्स को रोकेंगे, डिस्करेज करेंगे एंट्री को। क्लियर? यहाँ तक समझ आया? तो डेफिनेशन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट प्राइस? ठीक है, लिमिट प्राइस क्या है? लिमिट प्राइस इज द स्पेसिफिक प्राइस। लिखिए, लिमिट प्राइस इज द स्पेसिफिक प्राइस लिखा आप लोगों ने, लिमिट प्राइस इज द स्पेसिफिक प्राइस which the existing player which the existing players के ब्रैकेट में लिख लेना firms set in the market so that they can डेटर का मतलब क्या है? स्टॉप। जिसको कंफ्यूजन हो रहा होगा लिख लेना, so that they can deter new players to enter the market. Full stop. It is said deliberately lower than the short term profit profit maximizing price but high enough to cover cost and still earn a profit. आई होप आप लोगों ने लिखा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, जब भी आप लोग लेक्चर देखते हैं, प्लीज कॉपी और पेन लेकर बैठिए, और उसके बाद आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो आपको बुक रेफर करनी है, दैट इज एच एल आहूजा। कौन सी बुक रेफर करनी है आपको? एच एल आहूजा माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है। अगर आप कोई और बुक पढ़ रहे हैं, दैट्स ऑल्सो ओके, बट आहूजा में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिन्होंने नहीं लिखा, एक बार मैं स्लाइड आपको वापस दिखा देती हूँ। लिमिट प्राइस इज द स्पेसिफिक प्राइस, इसको ब्रैकेट में कर लेना, मैक्सिमम प्राइस is the maximum price which the existing players firms set in the market so that they can deter new players to enter the market. It is set deliberately lower than the short term price. अब मैंने आपको पहले भी बोला कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेन्स लिमिट प्राइस थियरी की, तो बेन्स ने यही बोला कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है टू अर्न द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता था 50 रुपए वो रख देते, जैसे मैंने आपको बताया मोनोपोली प्राइस, हायर प्राइस करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगा ना, लेकिन उससे कम कर रहे हैं बिकॉज अगर 50 रुपए सेट होता तो काफी सारी फर्म्स एंटर कर जाती। ठीक है, तो हमें क्या करना है? डेटर करना है किसको? न्यू फर्म्स को टू एंटर द मार्केट।
Profit maximizing price but high enough to cover cost and still earn a profit. I hope limit price समझ आया। तो यहाँ पे डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे अब इसी चीज को। डायग्राम मैं सेम यूज कर रही हूँ जो आपको एचएल आहूजा में मिलेगी। हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, प्राइसिंग के बारे में बात करनी है। और यहाँ पे भी हम डिमांड कर्व को लेकर ही बात करेंगे। तो जब भी आप डिमांड कर्व बनाते हैं तो आउटपुट या क्वांटिटी डिमांडेड आता है हमारा एक्स एक्सिस पे, और वी हैव प्राइस ऑन द वाई एक्सिस। हियर वी हैव द डी डी डैश डिमांड कर्व, ये हमारी डिमांड कर्व है। और डिमांड कर्व को ही हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज रेवेन्यू कर्व। ठीक है, मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको यहाँ पे कि डिमांड कर्व को आप एवरेज रेवेन्यू कर्व बोलते हैं, बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर में अभी तक आपको ये समझ आया होगा कि एवरेज रेवेन्यू वाली कर्व में हम प्राइस देखते हैं। एवरेज रेवेन्यू इज बेसिकली योर प्राइस। तो हम एवरेज रेवेन्यू में प्राइस देखेंगे और इसी कर्व में हमें प्राइस देखने को मिलेगा। तो याद रखना, इट इज योर एवरेज रेवेन्यू कर्व। अब जहां पे डिमांड कर्व होती थी, एवरेज रेवेन्यू कर्व होता था, उसके नीचे हमारे पास क्या होता था, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्टिंग फर्म्स के बारे में बात हो रही है और हमारे लिए न्यू फर्म्स के बारे में बात हो रही है। अगर हम एग्जिस्टिंग फर्म्स के बारे में बात करें, और हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग कि मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है। आपको पता है कि रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट होगी तो ऑटोमेटिकली एमसी और एसी बराबर होगा, और एसी भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट। ये रिलेशन हम बहुत बार यूज करते आए हैं, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे दिस इज द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉर एग्जिस्टिंग फर्म्स। ठीक है, एग्जिस्टिंग फर्म्स। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में लिखूं यहाँ पे, या किसी बुक में आपको LMCEF लिखा हुआ दिखाई दे तो समझ लेना सेम चीज पे बात हो रही है। अब काफी लोग आप में से सोच रहे होंगे कि एवरेज कॉस्ट कर्व तो इस तरीके से होती है, मैम आप स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ कर रही है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इट इज कांस्टेंट। ठीक है, जब हम यू शेप बोलते हैं तो यू शेप में हम कांस्टेंट नहीं लेते, तो दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ क्या लिया, यहाँ स्ट्रेट लाइन ली। ये तो हमारी थी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉर एग्जिस्टिंग फर्म। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो जब भी हम मार्केट स्ट्रक्चर में देखते थे तो मार्केट स्ट्रक्चर में हम क्या देखते थे, MC इज इक्वल टू MR, यही देखते हैं। MC और MR बराबर होंगे। ठीक है, तो MC और MR बराबर है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो प्राइस कितना होना चाहिए, PM। दिस इज द मोनोपोली प्राइस, हाईएस्ट प्राइस है। लेकिन देयर आर सर्टेन फर्म्स इन द मार्केट, अगर वो एंटर करे, अगर हम ये प्राइस सेट करेंगे तो देयर इज अ टेंडेंसी कि वो फर्म्स एंटर करेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मोनोपोली प्राइस था 50 रुपए पर पेन, लेकिन कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो 40 रुपी पर पेन प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसका मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉर द न्यू फर्म्स, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एंट्रेंट्स, जो एंटर कर सकते हैं, पोटेंशियल एंट्रेंट्स, तो उनके लिए क्या हुआ, 40 इज लेसर देन 50। तो आपकी कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉर पोटेंशियल एंट्रेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा। अब यहाँ पे जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होगी फॉर पोटेंशियल एंट्रेंट, यही क्या होने वाला है, इट इज योर लिमिट प्राइस। ठीक है, क्यों लिमिट प्राइस होगा, बिकॉज मैंने अभी आपको बोला कि ये वो प्राइस है जहां पे अगर न्यू एंट्रेंट एंटर करके तो सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इस समय क्या होगा, जब सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड होगा तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली इससे नीचे चले जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज योर लिमिट प्राइस। ये क्या है, आपका लिमिट प्राइस। तो यहाँ पे OPL या बुक में लिखा होगा OC2, इट इज योर लिमिट प्राइस। और इस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है, OQ2। सेम नोटेशंस यूज कर रहे हैं जो बुक में है। ठीक है, तो यहां तक समझ आया, तो दिस इज योर लिमिट प्राइस। क्लियर। तो
आपको यहाँ पे क्या समझ आया कि यहाँ पे जो फर्म है वो क्या कौन सा प्राइस सेट करेगी, जो हमारा मोनोपोली प्राइस से क्या होगा, कम होगा। और कितना प्राइस होगा, दैट इज इक्वल टू योर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉर द पोटेंशियल एंट्रेंस जो एंटर कर सकते हैं। क्योंकि याद रखना, हमने इससे नीचे क्यों नहीं बोला, बिकॉज अगर अभी भी वो जो न्यू एंट्रेंट बाहर बैठा हुआ है वो एंटर कर जाए अगर मार्केट में, तो सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज। और अगर सप्लाई इंक्रीज करेगी गिवन द मार्केट डिमांड, हम लोग इज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट डिमांड इंक्रीज नहीं कर रही, लेकिन अगर सप्लाई आपकी ग्रेटर देन हो जाए डिमांड पे, तो क्या हो जाएगा, प्राइसेस विल फर्दर फॉल डाउन, प्राइसेस विल फॉल। और प्राइसेस फॉल करेंगे तो न्यू जो फर्म एंटर करी उसको तो लॉस हो जाएगा ना, वो तो अनप्रॉफिटेबल हो जाएगी, वो नॉन प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो अगर वो प्रॉफिट अर्न ही नहीं करेगी तो वो क्या करेगी, वो ऑटोमेटिकली बाहर जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम इस प्राइस को क्या बोलते हैं, इट इज योर लिमिट प्राइस। इनफैक्ट आप में से जो लोग नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो याद रखना, इट इज द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऑफ द पोटेंशियल एंट्रेंट, जिसको हम देखते हैं व्हाइल सेटिंग द लिमिट प्राइस। क्लियर। अब ये तो हम लोगों ने मोनोपोली प्राइस के बारे में बात की, अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे जब हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करेंगे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइसेस क्या होते हैं, प्राइसेस आर वेरी लो। लोअर प्राइस कहाँ पे मिलेगा परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली पे हाइयर प्राइस मिलेगा। और अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्राइसेस इन बिटवीन मिलेंगे। तो अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना पड़ेगा, परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस सबसे कम होगा। हमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्राइस हायर सेट करेंगे इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड किसके केस में, ओलिगोपोली के केस में। क्योंकि अगर ये परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस होता तो प्राइस यहाँ पे होता, दिस विल बी द प्राइस। लेकिन पीएल क्या है, पीएल इज ग्रेटर देन योर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, लिमिट प्राइस इज ग्रेटर देन योर परफेक्ट कंपटीशन वाला प्राइस, बट इट इज लेसर देन योर मोनोपोली प्राइस। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप आंसर आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, देयर इज अ कंडीशन ऑफ एंट्री। ठीक है, अब आप उसको लिख लीजिए। बेन्स के लिमिट प्राइस थ्योरी में हम लोग क्या बात करते हैं कि जब भी किसी फर्म की एंट्री करने की बात करते हैं, ठीक है, आप इसको लिख भी लेना, इन बेन्स, फिर मैं आपको मैथमेटिकली लिखवाऊंगी और फिर समझाऊंगी। ठीक है, इन बेन्स एनालिसिस ऑफ लिमिट प्राइसिंग, द एंट्री ऑफ अ फर्म अकर, अब एंट्री ऑफ अ फर्म मतलब न्यू फर्म के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन अ न्यू फर्म enters the industry, builds a new capacity productive capacity that is not used for production प्रायर टू इट्स एंट्री। क्योंकि अब आपको यहां से तो ये समझ आ ही रहा होगा ना, जब भी न्यू फर्म एंटर कर रही है मार्केट में, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब न्यू फर्म एंटर कर रही है मार्केट में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कोई फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। और अब फैक्ट्री तो सेटअप करनी है, बट उसको एक कंडीशन देखनी पड़ती है फॉर एंट्री। उस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं परफेक्ट कंपटीशन और प्राइस और लिमिट प्राइस को। तो परफेक्ट कंपटीशन इज योर बेसिक प्राइस, ठीक है, उससे तो ऊपर ही होना चाहिए। अब परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस जो है वो बेसिक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ एंट्री के लिए हम क्या लिखेंगे, पीएल दैट इज योर लिमिट प्राइस माइनस पीसी दैट इज प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन डिवाइडेड बाय पीसी। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम से आप देखिए, हम लोग पीएल माइनस
पीसी पे बात कर रहे हैं, पीएल माइनस पीसी डिवाइडेड बाय पीसी, यहाँ पे हम देख रहे हैं और हम इसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज द कंडीशन फॉर एंट्री। और यहाँ से हम लिमिट प्राइस को कैलकुलेट, बेसिकली तो हमें कैलकुलेट लिमिट प्राइस ही करना है ना, तो हम यहाँ से इस कंडीशन से क्या करते हैं, लिमिट प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। दिस इंप्लाइज हमारा लिमिट प्राइस पीएल क्या हो जाएगा, पीएल इज इक्वल टू ई पी सी, this implies PL is equal to 1 प्लस EPC। ठीक है, मैंने PC को उधर लिया और ये हमारी वैल्यू होगी लिमिट प्राइस की। अगर आप इस प्राइस पे प्रिवेल कर सकते हैं, आपको कॉस्ट कंडीशंस देखनी पड़ेगी, तो जब भी न्यू फर्म एंटर करेगी मार्केट में तो वो क्या देखेगी, वो लिमिट प्राइस कैलकुलेट करेगी। और लिमिट प्राइस वो कैसे कैलकुलेट करेगी, इट इज इक्वल टू 1 प्लस ई इंटू पीसी। दिस इज द कंडीशन ऑफ एंट्री, जो हमें कभी भी न्यू फर्म को एंटर करना पड़ता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रोडक्टिव कैपेसिटी लगानी पड़ेगी, न्यू फर्म लगानी पड़ेगी, न्यू फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। और उस समय उसको माइंड में क्या रखना पड़ेगा, उसको लिमिट प्राइस को कंसीडर करना पड़ेगा, उसको परफेक्ट कंपटीशन प्राइस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो दिस इज द वैल्यू जो हमें देखनी पड़ती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब जब भी कोई भी फर्म एंटर करती है तो यहाँ पे बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स कैसे, आप सबको जितने भी बैरियर्स के बारे में अभी हम बात करेंगे वो आपको कहीं ना कहीं पता है। ठीक है, अभी आप वन बाय वन आंसर दीजिए कि क्या क्या हो सकते हैं। न्यू फर्म को एंटर करना है आपको, कोई पेन की फैक्ट्री लगानी है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है सबसे पहले, कि जो न्यू फर्म मेरे को एंटर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। ठीक है, तो मेरे लिए पहला बैरियर क्या बन गया, लार्ज इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, आप में से काफी लोग जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे और जब जॉब नहीं लगती काफी टाइम हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से छोड़कर बिजनेस की तरफ चल चल ले, लेकिन देर आर डेटरेंट। सबसे पहला इनिशियल डेटरेंट क्या है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो फर्स्ट थिंग क्या आएगी दिमाग में, लार्ज इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है जो ऑलरेडी काम कर रही हैं उनके पास बहुत ज्यादा पुरानी मशीनरी एस्टैब्लिश है, उनके मार्केट्स के अंदर लिंक्स हैं, तो उनके पास क्या है, उनके पास एक एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है। मतलब अगर मैं लोन पे फैक्ट्री लगा भी लूं तो मेरे पास बहुत ज्यादा कॉस्ट एडवांटेज नहीं होगा, मार्केट के लिंकेजेस नहीं है मेरे पास, तो उनके पास क्या है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। नंबर थ्री, जो पेन मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो ब्रांड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उनके प्रोडक्ट में क्या है, एक डिफरेंशिएशन का फैक्टर होगा। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या फैक्टर है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नंबर फोर, जो फैक्ट्रीज ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है वो कहाँ पे करेगी, मिनिमम कॉस्ट पे करेगी। ठीक है, लेकिन हम लोग हो सकता है हमारी कॉस्ट ज्यादा हो, तो अभी वो लोग क्या करेंगे, वो ऑलरेडी बहुत कम कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट तो ज्यादा है ना उनसे, तो हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है न्यू फर्म्स के लिए टू कॉम्पीट विद दोज एग्जिस्टिंग फर्म्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम स्केल। ठीक है, मिनिमम स्केल आई होप आपको पता है, जो लीस्ट कॉस्ट का पॉइंट होता है उसको आप बोलते हैं मिनिमम स्केल फॉर द एफिशिएंट और ऑप्टिमम प्रोडक्शन। नंबर फाइव, यहाँ पे जो पुरानी फर्म्स है उनके पास क्या है, दे हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उनके पास क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये हमारे पांच पॉइंट्स है जो हमें क्या बताते हैं, डेटरेंट क्या है, क्यों न्यू फर्म एंटर नहीं कर सकती। आई होप क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब एक बार 5 मिनट में रिवाइज करेंगे और फिर क्लास खत्म करेंगे। जब तक रिवीजन से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति उसको ज्वाइन करिए, सो दैट आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। अब यहाँ पे अगर समरी के बारे में बात करें, हमारा टॉपिक क्या था, आप जहां पे भी आप बैठे हैं आई रिक्वेस्ट अब बोल बोल के पढ़ना, समरी है 5 मिनट की, और साथ में कमेंट बॉक्स में भी लिखो, सो दैट ये जो क्लासेस हैं वो टू वे पार्टिसिपेशन उसमें दिखाई दे।
बेन्स लिमिट प्राइस थियरी। सबसे पहले बेन्स लिमिट प्राइस थियरी के बारे में अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा? हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, दैट इज द लिमिट प्राइस। लिमिट प्राइस मैंने आपको क्या बोला, ये क्या है, जोर से बोलिए। इट इज द मैक्सिमम प्राइस जो कौन चार्ज करेगी, जो एग्जिस्टिंग फर्म चार्ज कर सकती है विदाउट एंट्री फ्रॉम न्यू कॉम्पिटिटर, या उनको रोकने के लिए जो मैक्सिमम प्राइस चार्ज किया जाता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फर्म्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिमिट प्राइस। और इस प्राइस में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी कंसीडर नहीं करते। हम क्या कंसीडर करते हैं? हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी कंसीडर करते हैं। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी आप कंसीडर करेंगे तो काफी सारी फर्म्स क्या करेंगी? काफी सारी फर्म्स आउट ऑफ द मार्केट हो जाएंगी, क्योंकि अब नई फर्म्स आएंगी, अब वो कॉम्पीट करेंगी, काफी सारा आपका जो मार्केट शेयर है वो लेकर चले जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप नहीं देखेंगे, शॉर्ट टर्म में आपका काफी सारा मार्केट शेयर, आपसे काफी सारे कस्टमर जो है वो कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है लिमिट प्राइस में, दैट इज व्हाट? दैट इज एंट्री डेटरेंस। ठीक है, हम यहाँ पे किसके बारे में बात करते हैं? बैरियर्स, बैरियर्स टू एंट्री। यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि न्यू फर्म कैन एंटर, और उन्हीं को रोकने के लिए हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? एंट्री डेटरेंस। ठीक है, और पोटेंशियल एंट्रेंस को हमें कंसीडर करना होता है व्हाइल डिसाइडिंग आवर प्राइस पॉलिसी। क्लियर? यहाँ तक समझ आया? तो कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा? आपका जो लिमिट प्राइस होगा दैट इज ग्रेटर देन योर परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस, बट इट इज लोअर देन योर मोनोपोली प्राइस। ठीक है, ये लोअर होगा आपका मोनोपोली प्राइस से, बट ग्रेटर होगा किसका? परफेक्ट कंपटीशन पे। और यहाँ पे जो हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। क्लियर? यहाँ तक समझ आया? ठीक है, फिर भी अगर आपको आज के लेक्चर पे कोई भी डाउट होगा, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन द कमेंट बॉक्स रिगार्डिंग द लेक्चर। आई होप समझ आया, और मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिक्वेस्ट कि आप कमेंट बॉक्स के थ्रू अपना फीडबैक शेयर करिए। कोई चीज आपको लगता है कि इम्प्रूव करने की जरूरत है क्लासेस में, तो उसको इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ज्वाइन मी एट टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।